नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक संगठन। ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक संगठन यानी कि जब अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों को विजित कर लिया तो उसके बाद उनकी प्रशासनिक संरचना यानी कि जो इकाइयाँ थी, प्रशासनिक इकाइयाँ, वो कैसे कैसे थी। ओके, देखिए, जब बक्सर के युद्ध के बाद 1764 के बाद एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में अंग्रेज उभरे और उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और भारत के बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। तो ब्रिटेन की संसद ने देखा, यार ये तो बहुत बड़े भूभाग पर इन्होंने अधिकार कर लिया और ये तो बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, इन पर धीरे धीरे नियंत्रण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नियंत्रण करना शुरू कर दिया। पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसके बाद 84 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। ओके, तो इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारतीय प्रशासन था वो अपने हाथों में ले लिया। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं लिया, डायरेक्ट लेंगे 1857 के बाद। ओके, और इसके बाद जो भी इनकी जो नीतियां बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी नीतियां बनी, उसका आधार क्या था, जो ब्रिटेन की यानी कि ब्रिटिश इकोनॉमी, ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी उसकी आवश्यकता अनुसार बनी। यानी कि कोई भी नीति थी उसका आधार क्या था, ब्रिटेन की इकोनॉमी को लाभ मिले। ठीक है, तो अंग्रेजों की जितनी भी पॉलिसी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के देवर जितनी भी नीतियां बनी, जितने भी उन्होंने सुधार किए, जितने भी अधिनियम लाए, जितने भी चार्टर एक्ट लाए, उसका एक ही उद्देश्य था, क्या, भारत के संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना, वहाँ से पैसे खींचना और उसकी अपने आप कमाकर या ब्रिटेन के लोगों को देना, यानी कि ब्रिटेन की जो सरकार है उनको देना। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन को मजबूत करना। शुरू में जब इन्होंने प्रशासन कर लिया तो जो शुरू के जो अधिकारी थे, जो शुरू में प्रशासनिक व्यवस्था वही पुराने वाली इन्होंने चलाई जो भारत में प्रचलित थी। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे देखा कि अगर उनके हिसाब से चलेंगे, यानी कि जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे, तो ब्रिटेन की जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्होंने प्रयास किया अपनी प्रशासनिक व्यवस्था बनाने का, धीरे धीरे अपनी प्रशासनिक व्यवस्था लाने का। तो वारेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस ने ऊपर के प्रशासन में, यानी कि अपर लेवल के जो अधिकारी लेवल है, उसमें आमूल परिवर्तन किया तथा नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजी प्रशासन की तर्ज पर रखी। यानी कि जो आज की प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसी हो गई, टोटली ब्रिटेन। ठीक है, प्राचीन भारत वाली अर्थव्यवस्था नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, ये कैसी है, ब्रिटेन वाली है। ठीक है, जो इंग्लैंड में इंप्लीमेंट है। और इनका जो पूरा प्रशासन था वो सारा का सारा 3 स्तंभों पर था। कौन कौन से, नागरिक सेवा, सेना और पुलिस। अगर ये तीनों मजबूत हैं तो इनका प्रशासन रहा, और वास्तव में इनका प्रशासन एंड तक इसलिए मजबूत रहा क्योंकि ये तीनों एंड तक मजबूत रही। ठीक है जी, और इसलिए आज हम बात करेंगे नागरिक सेवा की। किसकी, भाग 1 है नागरिक सेवा की बात करेंगे। बाकी अगले पार्ट में सेना और पुलिस अलग अलग बात करेंगे, एक साथ बात करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, याद नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा। तो और इसका कारण ये था, इन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनको मजबूत बनाया। कानून व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि भारतीयों के लिए कोई कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया बनाने के लिए उद्देश्य से, ठीक है, भारत के लिए नहीं, भारतीयों के लिए नहीं, कानून व्यवस्था बनानी इसलिए थी ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आराम से बिजनेस कर सके। शांति रहेगी तभी तो बिजनेस हो पाएगा, और तभी क्या करेंगे, ये भारतीय ब्रिटेन के हितों को पूरा कर पाएंगे। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, जो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन था, ये लॉर्ड वेलेस्ली का क्या था, भाई था। इसने कहा था, वहां संपूर्ण सत्ता की नींव और उपकरण तलवार है। यानी कि भारत पर जो प्रशासन नीति वगैरह जो भी इंप्लीमेंट करनी है उसका सोर्स क्या है, तलवार। क्या है, तलवार। यस, क्योंकि भारतीयों से स्नेह की उम्मीद तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं उनके संसाधनों का, उनका भी कर रहे हैं। ये समझ लीजिए, अगर आप कमर से ऊंचे ऊपर तक के कपड़े पहने हुए हैं तो उन पर भी इन्होंने टैक्स लगाया, नमक पर भी टैक्स, जो गरीब से गरीब आदमी भी खाता है। ठीक है, जो इतना कपड़ा पहनता है वो भी। ठीक है, तो स्नेह प्रेम तो भूल जाओ। तो अब अगर प्रशासन चलाना है किससे, शक्ति के बल पर, ये बात इनको समझ में आ गई। अब आइए नागरिक सेवा। नागरिक सेवा का जो जन्मदाता था वो था कॉर्नवालिस। नागरिक सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस, और न्यायिक व्यवस्था का जन्मदाता था, आधुनिक न्यायिक व्यवस्था का जन्मदाता था वॉरेन हेस्टिंग्स। बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जब न्यायिक व्यवस्था पढ़ेंगे। नागरिक सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में आई तो उसके कर्मचारी जो थे उसको बहुत ही कम वेतन मिलता था, बहुत ही कम सैलरी मिलती थी।
लेकिन उनको निजी व्यापार पर्सनल बिजनेस करने में छूट थी, यानी कि सामान यहाँ से खरीदा और वहाँ बेच दिया, भारत से खरीदा और इंग्लैंड में महंगे दामों पर बेच दिया, या भारत के एक क्षेत्र से खरीदा दूसरे में बेच दिया, वास्तव में नहीं प्रॉफिट था। अभी भी क्या करते थे, वहाँ के जमींदार से, साहूकार से, जो प्रभावशाली लोग हैं उनसे साठगांठ करते थे, घूस भी खाते थे, ठीक है ना, और अपना प्रॉफिट ये करते थे। तो भ्रष्ट तो पहले ही हो गए थे। और जब एक इनको एक बड़े क्षेत्र को विजिट कर लिया तो जो प्रशासनिक कार्य किए वो भी किन्होंने किए, इन्हीं लोगों ने किए। जब इन्हीं लोगों ने किए तो ये भ्रष्ट तो पहले ही हो गए थे, तो प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो ईमानदार कैसे रहेंगे, तो ये भ्रष्ट थी। क्लाइव और हेस्टिंग्स ने आंशिक रूप से इसमें सफलता मिली उनको, थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन कॉर्नवालिस ने क्या काम किया, जो निजी व्यापार था इनका, निजी व्यापार घूस कैसे लेते थे, उपहार दे रहा है जी कोई, डायरेक्ट घूस नहीं ले रहे, उपहार स्वरूप ले रहे हैं, ठीक है। तो निजी व्यापार और घूस पर सख्त कानून बना दिया कि आप कोई भी घूस या निजी व्यापार नहीं करोगे। लेकिन साथ ही साथ उनकी सैलरी भी बढ़ा दी, साथ ही साथ उनकी सैलरी बढ़ा दी। यहाँ तक कि जो कलेक्टर जिसको बोलते हैं, कलेक्टर यानी कि कलेक्ट मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला, भू राजस्व कलेक्ट करने वाला, ठीक है, उसकी जो सैलरी थी 1500 रुपये थी उस समय के, 1500 रुपये, ओके। और इसको कुशल जो कुल राजस्व मिलता था उसका 1% भी मिलता था, ठीक है जी। जैसे कह रहे थे ना, बहुत बड़ा कलेक्टर लग रहे हो क्या आप, तुम पुराने लोग बोल देते हैं कई बार, तो वास्तव में जो वो कलेक्टर है वो ये वाला है, आज का डीएम आप कह सकते हो, ठीक है। और ये कलेक्टर का पद बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था, बहुत ज़्यादा, ये समझिए विश्व की सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली पद था, सबसे ज़्यादा, बहुत पैसे वाला, पूरा इंग्लैंड जाकर ये बहुत रेस जाते थे, ठीक है। 1800 में क्या हुआ, इनके प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया कॉर्नवालिस ने कलकत्ता में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1800 में आईसीएस की ट्रेनिंग के लिए, जो आज आईएएस बोलते हैं, आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज, आज की डेट में बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ओके। तो फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया कलकत्ता में ताकि ये लोग प्रशिक्षण ही करें, लंदन जाने की आवश्यकता ना पड़े। और इन्होंने क्या काम किया, लेकिन जो ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब भाई कोई भी कंपनी होती है उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग विषय देखते हैं और उनका एक हेड होता है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो ब्रिटेन की संसद थी उसके कुछ मंत्री थे और कुछ अन्य प्रभावशाली लोग थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, उन्हीं के अनुसार ये ईस्ट इंडिया कंपनियां भारत में काम करती थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बिजनेसमैन थे उनका बोर्ड था। अब इन्होंने जो बोर्ड ऑफ ये था डायरेक्टर था, इन्होंने सोचा यार ये तो बड़ा खर्चा हो रहा है कलकत्ता में इनकी ट्रेनिंग के लिए, तो इसको यहाँ से बंद कर दिया और 6 में इसको कर दिया हेलबरी, यानी कि हेलबरी जाओ, इंग्लैंड में जाओ, वहाँ आप ट्रेनिंग लो, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, पैसा बहुत खर्च हो रहा है। अब देखिए 53 में क्या हुआ, 53 में क्या हुआ, इनकी 53 तक ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी नियुक्ति करती है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ये इतना प्रभावशाली पद था कि इसके अधिकार को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बिजनेसमैन है बड़े, उनका बोर्ड, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि ब्रिटेन की संसद के कुछ मंत्री और कुछ अन्य लोग के बीच में बहुत लंबे समय तक विवाद चलता रहा इस बात को लेकर कि इसकी जो नियुक्ति हम करेंगे, इसकी नियुक्ति हम करेंगे। सारे राजनीतिक अधिकार और बहुत सारे अधिकार छीनने के बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अंत तक इनकी नियुक्ति का अधिकार बना रहा। हालांकि कुछ समय के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी कुछ नियुक्तियां देने के लिए बोल दिया, ठीक है भैया आप भी कर लो, ताकि वो शांत हो जाए, कंट्रोल हो जाए। और ये इसलिए होड़ होती थी क्योंकि ये लोग इतने, क्योंकि वैसे कमाई वाला पद है तो ये चाहते थे कि अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रखते थे, वास्तव में असली मुद्दा है था, और ये पैसे वाला पद था, ओके। लेकिन 53 में क्या हुआ, चार्टर एक्ट आया, संसद ने बना दिया चार्टर एक्ट देखिए 57 तक तो चार्टर एक्ट है, उसके बाद है भारत शासन अधिनियम, ठीक है। चार्टर एक्ट क्या है 57 तक, 1857, यानी कि जब विद्रोह हुआ, ठीक है, सैनिक विद्रोह, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसके बाद क्या हुआ, भारतीय शासन अधिनियम, ओके। तो ब्रिटेन की संसद ने एक्ट बनाया और जो भी इसमें रिक्रूटमेंट अब होने लगा आईसीएस में, वो क्या हो गया, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो आईसीएस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम कब से शुरू हुआ, यस
53, याद कर लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 93 यानी कि कॉर्नवालिस के समय जाते जाते वो ये कर गया था कि जो 500 पौंड से ऊपर की सैलरी वाले, जो 500 पौंड की जहाँ तक सैलरी मिलते हैं, उस पद पर कोई भी भारतीय नहीं होगा। ओके, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ऐसा मानना था कि भारतीय उनके हितों की पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीयों के मन में क्या चाहेगा कि भाई भारत का हित हो, ठीक है। और इनका मोटिव क्या है, जो ब्रिटेन की इकोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाना, उसको फॉलो करना। तो इनके अनुसार क्या है, वो अंग्रेजी कर सकता था, ठीक है। वो ब्रिटेन का हित चाहेगा, ब्रिटेन में उसको वापस जाना है। चार्ल्स गरांट भाई साहब क्या कह रहे हैं, जो बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, वो कह रहे हैं भारतीयों के बारे में, हमारे बारे में, मनुष्यों की अत्यंत पतित और निकृष्ट नस्ल है, मनुष्यों की अत्यंत पतित और निकृष्ट नस्ल है, जिसमें नैतिक जिम्मेदारी की नाम मात्र की भावना रह गई, नाम मात्र की भावना रह गई है। यानी कि कह रहा है कि हमें नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। हालांकि मेरा मानना तो यही है कि आज के डेट में हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति कहीं ना कहीं जिम्मेदारी व्यक्त करते हैं, चाहे पर्यावरण के प्रति हो, चाहे देश के प्रति हो, या जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसको बनाए रखना हो। कॉर्नवालिस कह रहा है हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। कॉर्नवालिस कह रहा है कुछ बातें, कुछ लोगों के लिए तो इनकी बातें ठीक थी, उसका कारण ये था कि इन छोटे से मुट्ठी भर अंग्रेजों ने पूरे भारत पर प्रशासन जो किया, धीरे धीरे अधिकार किया, वो इन्हीं जिनके बारे में ये बोल रहे हैं, निकृष्ट नस्ल है, दुष्टों के बारे में, जो चापलूस हैं, धोखेबाज हैं, गद्दार हैं, ठीक है, जिनकी वजह से, जिनके साथ मिलकर अधिकार किया, ठीक है, वो लोग तो हैं। और इसलिए वास्तव में इनके कथन उन्हीं के लिए हैं। तो मुट्ठी भर अंग्रेजों ने इन्हीं गद्दारों की वजह से ही पूरे भारत को धीरे धीरे विजित कर पाए। और ये आईसीएस का पद इतना कुशल हो चुका था प्रशासन में, बहुत ही बढ़िया कुशल, और सैलरी बढ़िया पा रहा है, कुशल हो गया, एक्सपर्टाइज। लेकिन कुशल का मतलब ये नहीं है कि भारतीयों के हितों के लिए कुशल हो गया। ब्रिटेन का जो शासन है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, यानी कि ब्रिटिश भारत पर जो शासन है, वो बनाए रखने के लिए उसमें एक्सपर्ट हो गए, भारत के हितों का लिए नहीं। यानी कि एक्सपर्ट किस में हो गए, कैसे भारतीयों का शोषण किया जाए, कैसे यहाँ के संसाधनों का दोहन किया जाए, कैसे यहाँ से पैसा खींचा जाए, चूसा जाए, ठीक है। और इसको बोलते थे इसलिए इस्पात का चोखटा, यानी कि लोहे का मुखौटा, ठीक है, इस्पात का चोखटा, वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हीं की वजह से ब्रिटिश शासन इतने लंबे समय तक भारत में टिका रहा, इन्होंने इसका जबरदस्त पोषण किया। तो एक रिवीजन करते हैं। देखिए, रेगुलेटिंग का एक्ट कब आया, 73 में। 84 में कौन सा एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट। और किस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन की संसद का अधिकार होना शुरू हो गया, कब से, 84। और इनके 3 स्तंभ थे जिस पर पूरी ब्रिटिश जो प्रशासन व्यवस्था है वो टिकी हुई थी। क्या क्या, यस नागरिक सेवा, दूसरा बोलिए यस यू हैव टू डू रिप्लाई करना है, समझना है तो रिप्लाई करना पड़ेगा, देर तक याद रखना है, एक बार समझ लेंगे तो दोबारा शायद ही पढ़ना पड़े। ओके, सेना और पुलिस। और अगर मैं पूछूं नागरिक सेवा का जन्मदाता, आईसीएस का जन्मदाता कौन, यस लॉर्ड कॉर्नवालिस। न्यायिक व्यवस्था का जन्मदाता कौन, आधुनिक न्यायिक व्यवस्था का कौन, यस वॉरेन हेस्टिंग्स, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना, यस 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 1800 में। कहाँ बना, यस कलकत्ता में बना। किसने बनाया, यस कॉर्नवालिस ने बनाया। ओके, क्यों बनाया, यस आईसीएस की ट्रेनिंग के लिए बनाया। ओके, और जो आईसीएस की जो रिक्रूटमेंट थी, नियुक्तियां थी, उसका आधार कॉम्पिटिटिव एग्जाम कब हो गया, यस 53 रट लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस्पात का चोखटा किसको कहते हैं, यस। ओके, तो मैंने प्रयास किया आपको सरल से सरल भाषा में बताने का, और उम्मीद है कि बहुत सारी आपको बातें समझ भी आई होंगी। हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा बल्कि, ये बताइए सबसे मूल्यवान चीज क्या है, सबसे मूल्यवान, यस अमूल्य, सोचिए, यस सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, यस, हाँ जी,
सबसे मूल्यवान चीज वही है जो आपको फ्री में मिल रही है, यानी कि जो आपको बिना मूल्य के मिल रही है, वही सबसे मूल्यवान चीज है। सबसे मूल्यवान जिसका आपके विकास, आपके जीवन की खुशी के लिए, आपके विकास के लिए, किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही जो आवश्यक है, यस, प्रेम। प्रेम, बिना प्यार के, बिना लव के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। वो क्या बन जाएगा? दुष्ट, भ्रष्ट, कपटी, ठीक है, दानव बन जाएगा। तो प्रेम बहुत ही जरूरी है, फ्री में मिलता है इसलिए अमूल्य है, तो उसके सम्मान करें। दूसरा, प्रेम को कभी अगर आपका दिल विल टूट जाए तो प्रेम को अपनी कमजोरी मत बनाए, बिल्कुल भी कमजोरी नहीं, उसको बनानी है अपनी ताकत। ठीक है, कमजोरी बनाते हैं बेवकूफ लोग, ताकत बनाते हैं बुद्धिमान लोग, ताकत बनानी है। ओके। दूसरा, आपको क्या मिलता है? जल। बिना जल के आप जीवित नहीं रह सकते, फ्री में मिल रहा है। ठीक है, दिल्ली जैसे शहरों की अगर बात छोड़ दें, वहाँ तो पीने लायक ही नहीं है, लेकिन अधिकांश जगह मुफ्त में मिल रहा है, बहुत मूल्यवान है। ठीक है। तीसरा, वायु, यानी कि ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है। तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि इन तीनों चीज़ों का हमेशा आप इनको वैल्यू दें, महत्व दें अपने जीवन में। प्रेम को, जल का आप सभी लोग संरक्षण भी करते होंगे, ठीक है, और एनवायरनमेंट के लिए पेड़ पौधे वगैरह भी लगाते ही होंगे। और प्रेम का तो है, बिना प्रेम के तो व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता। ओके। तो इन सब बातों का भी सम्मान करें, थोड़ी ये अच्छी बातें होती हैं, आपका माइंड डेवलप होगा, आप मोटिवेट होंगे इन चीज़ों से, और आपको क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी, एनर्जी जरूरी है। ठीक है ना, हमारी बॉडी है, सुबह जैसे क्या करते हैं, बॉडी एनर्जी रहती है, धीरे धीरे क्या होता है? डाउन हो जाती है। जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो, ऐसे ही आपको भी चार्ज होने की आवश्यकता है, और जो आप चार्ज होंगे इसी तरह की बातों से होंगे। और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। ठीक है, जो ऐसे बोलते हैं कि बड़ा मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, आज तक हुआ नहीं, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ बिल्कुल। और अगर घर में ही है पिताजी वगैरह, कोई बात नहीं, सुन लो बस, लेकिन अंदर मत जाने दो। ओके। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और समापन करते हैं इसका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।